आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, लेकिन आम पहाड़ी इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आम पहाड़ी कह रहे हैं कि यूसीसी उत्तराखंड के लोगों ने मांगा नहीं था और जो मांगा है वो मिल नहीं रहा। वहीं नेशनल गेम्स के मंच से पांडवाज ने भू कानून के समर्थन में गाना गाकर एक बार फिर इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर जीवित कर दिया है। हर जगह यही मांग उठाई जा रही है कि उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए। सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का अपना चुनावी वादा तो पूरा कर लिया है, तो अब बारी है भू कानून की। जी हां, अगर सब कुछ सही रहा और सरकार ने जो बोला है वो किया तो इसी साल भू कानून भी आ जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 की शुरुआत में कहा था कि वो इस साल भू कानून लेकर आएंगे, लेकिन कब, इसका जवाब भी सीएम धामी ने दिया है। अब वो जवाब क्या है वो तो जानेंगे ही, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक क्यों इस कानून को लाया नहीं गया है, क्या वजह है कि अभी भी सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। जानेंगे कि भू कानून और मूल निवास के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का इस पर क्या कहना है। एक वक्त मूल निवास और भू कानून के लिए आंदोलन करने वाली ये समिति आजकल है कहां और आगे भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर इनकी क्या रणनीति है। इन सवालों के जवाब भी तलब करेंगे और आखिर में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग उठ रही है और क्यों इसकी जरूरत है। उन लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे जो पूछते हैं क्यों भारत के ही नागरिकों यानी दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ पर जमीन नहीं खरीदने दी जाती है। जन सरोकार के इस एपिसोड में आज बात करेंगे भू कानून की और इसको लेकर सरकार की तरफ से अपनाए जा रहे रवैये की। जब साल 2025 की शुरुआत हुई थी, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल के लिए अपना एजेंडा बताया था। उन्होंने कहा था कि इस साल वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, नेशनल गेम्स का सफल आयोजन करेंगे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को शुरू किया जाएगा और सख्त भू कानून लाया जाएगा। अब जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है, नेशनल गेम्स शुरू हो चुके हैं, देहरादून एक्सप्रेसवे का काम भी फाइनल स्टेज में है, तो अब सरकार का फोकस सख्त भू कानून लाने पर होना चाहिए। तो कब आएगा सख्त भू कानून? इस सवाल का जवाब भी जानेंगे, लेकिन इस जवाब को जानने से पहले अब तक धामी सरकार ने भू कानून लाने के लिए क्या क्या किया है और क्या कर रही है वो जान लेते हैं। उत्तराखंड में सख्त भू कानून और मूल निवास लाने के लिए पिछले करीब 5 सालों से आंदोलन चल रहे हैं। उत्तराखंड के मूल निवासियों की मांग है कि सख्त भू कानून लाकर उत्तराखंड की जमीन को बाहरियों के हाथ जाने से बचाया जाए। उत्तराखंडियों की इस मांग को मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति जोर शोर से उठा रही है। यही समिति है जो प्रदेश में जगह जगह भू कानून और मूल निवास के लिए आंदोलनों का नेतृत्व कर रही है। खैर, प्रदेश भर में हो रहे इन आंदोलनों का असर ये हुआ कि इस मुद्दे को धामी सरकार ने भी गंभीरता से लिया है।
इन आंदोलनों का ही नतीजा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सख्त भू कानून हर पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। सिर्फ यही नहीं, चुनाव से पहले 2021 में धामी सरकार ने एक कमेटी भी बना ली थी। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने सितंबर 2023 में अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड में हिमाचल सा भू कानून लाने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में 23 पॉइंट्स में मजबूत भू कानून की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस 5 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ अहम बदलाव प्रस्तावित किए थे। इन प्रस्तावों या सुझावों में नदी नालों और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर कठोर दंड लगाने का प्रावधान किया गया है। कुछ बड़े कामों को छोड़कर अन्य के लिए भूमि बेचने की जगह लीज पर देने का सुझाव दिया गया है। समिति ने सिफारिश की है कि सिर्फ 4 या 5 सितारा होटल, रिजॉर्ट, हॉस्पिटल और वोकेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को ही भूमि खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। बाकी प्रयोजनों के लिए भूमि लीज पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही कृषि भूमि की खरीद फरोख्त की अनुमति जिलाधिकारी स्तर से हटाकर शासन स्तर पर करने की सिफारिश भी की गई है। छोटे उद्योगों के लिए यानी MSMEs के लिए भी शासन स्तर की शर्त रखने की सिफारिश की गई है। औद्योगिक परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं के लिए 12 एकड़ से ज्यादा भूमि हिमाचल प्रदेश की तरह न्यूनतम भूमि आवश्यकता के आधार पर दिए जाने की सिफारिश इसमें की गई है। उत्तराखंड में लोग परिवार के अलग अलग सदस्य के नाम पर जमीन ना खरीदें, इस पर रोक लगाने के लिए परिवार के सभी मेंबर्स के आधार कार्ड राजस्व अभिलेखों से जोड़ने का सुझाव भी दिया गया है। और अगर ये सुझाव मान लिया जाता है तो इसका फायदा ये होगा कि कोई भी परिवार के अलग अलग जमीन नहीं खरीद सकेगा। इसके अलावा समिति ने उन लोगों पर रोक लगाने के लिए सुझाव दिया है जो कारोबार के उद्देश्य से जमीन खरीद लेते हैं और फिर उस पर निवास बना लेते हैं। इन नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए समिति ने जिला, मंडल और शासन स्तर पर एक कार्यबल बनाने का सुझाव भी दिया है ताकि ऐसे किसी भी भूमि को राज्य सरकार के पास शामिल किया जा सके। सिफारिशों में कहा गया है कि अलग अलग उद्देश्य से खरीदी गई जमीन पर समूह ग और समूह घ श्रेणियों में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार का आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही समिति ने राज्य में बंदोबस्त की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की सिफारिश की है। समिति की तरफ से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सीएम धामी ने कहा कि वो जल्द ही कड़ा भू कानून लेकर आएंगे। इस वादे के बावजूद भू कानून तो नहीं आया, लेकिन ठीक 1 साल बाद दिसंबर 2023 में एक और समिति का गठन किया गया। कहा गया कि राज्य सरकार भू कानून लाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, इसीलिए प्रारूप समिति सुभाष कुमार कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। एक बार फिर कमेटी के नाम से भू कानून का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद हालांकि लगातार आंदोलनों की वजह से राज्य सरकार दबाव में आती दिखी और 1 जनवरी 2024 को धामी सरकार ने बाहरियों के जमीन खरीद पर कुछ सख्ती लागू की। इस फैसले के तहत अब उत्तराखंड राज्य से बाहर के लोग कृषि एवं उद्यान के नाम पर भूमि नहीं खरीद पाएंगे। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। इस फैसले के बाद वो प्रावधान बदल गया जिसके तहत बाहरी लोग राज्य में जिला अधिकारी की परमिशन के बाद नगर निगम से बाहर 250 वर्ग मीटर तक कृषि भूमि खरीद सकते थे। फैसला देते हुए कहा गया कि ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक प्रारूप समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती या फिर अगला कोई आदेश जारी नहीं किया जाता। इसके बाद सितंबर 2024 में एक बार फिर सीएम धामी ने सख्त भू कानून लाने की बात दोहराई। तब सीएम धामी ने कहा कि नए भू कानून के तहत अगर कोई बाहरी व्यक्ति 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदता है तो उसकी जांच की जाएगी। अगर नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो वो जमीन सरकार में निहित की जाएगी, यानी कि सरकार जब्त कर लेगी। इसके अलावा औद्योगिक या अन्य प्रयोजनों के लिए 12.5 एकड़ तक की भूमि खरीदने
पर भी यही शर्त लागू करने की बात कही गई। इन निर्देशों के बाद से सभी जिलों में भूमि की खरीद बिक्री में गड़बड़ी, नियमों के दुरुपयोग पर नजरें रखी जाने लगी। 3 दिसंबर को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक और बैठक हुई। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भूमि जिस उद्देश्य से खरीदी गई है उसी के लिए उपयोग सुनिश्चित हो। नियमों का दुरुपयोग करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जाने की बात कही गई। और मौजूदा वक्त की बात करें तो अभी भी नए भू कानून में क्या क्या नियम आ सकते हैं, इस पर चर्चा ही हो रही है। इस बीच सरकार ने आदेश जारी किया कि राज्य के समस्त परगनों के सहायक कलेक्टर अपने अपने क्षेत्रों से वर्तमान भू कानून में आवश्यक संशोधन के सुझाव लिपिबद्ध करेंगे। ये सुझाव जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्व परिषद को भेजे जाएंगे। राजस्व परिषद को 16 दिसंबर तक इन सुझावों को एकत्र करके शासन को भेजना था। अब 25 जनवरी की ये रिपोर्ट बताती है कि भू कानून में कुछ सख्त नियम किए जा रहे हैं। इसके मुताबिक बाहरी लोग अगर कृषि भूमि खरीद कर मकान बनाते हैं तो जमीन समेत मकान को भी सरकार में निहित कर दिया जाएगा। नगर निगम सीमा और उसके बाहर भी अगर कृषि भूमि खरीदी गई तो उसका इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए ही करना होगा। इस बीच सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया। यानी कि कुल मिलाकर अभी सख्त भू कानून में क्या आएगा उसको लेकर कयास और ऐलान ही किए जा रहे हैं। तो फिर भू कानून आएगा कब? इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री धामी ने सितंबर और नवंबर 2024 में दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार आगामी बजट सत्र में सख्त भू कानून लेकर आएगी। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी बजट सत्र में नए भू कानून से संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि अभी तक प्रारूप समिति की तरफ से अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई है और ये तय है कि जब तक प्रारूप समिति रिपोर्ट नहीं सौंपती तब तक सरकार नया भू कानून नहीं लाएगी। अब देखना होगा कि ये समिति कब रिपोर्ट सौंपती है और कब राज्य में नया भू कानून आता है। सरकार की इन घोषणाओं पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति सवाल उठाती है। समिति का कहना है कि राज्य सरकार सिर्फ कमेटी के खेल में लोगों को उलझाए रखती है। आप ये कमेटी का खेल खेल रहे हैं। हम जनता अच्छी तरह समझ रही है कि जो है किस प्रकार से जो है लगातार इस भूमि कानून के मुद्दे को लगातार आप जो है ठंडे बस्ते में डालने की प्रक्रिया कर रहे हैं। अब भी अगर आप सोचते हैं कि धामी सरकार कोई मजबूत भू कानून लेके आएगी, हमें इस पर जो है बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री के दावों पर सवाल उठाने वाली मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति क्यों अब कोई आंदोलन नहीं कर रही है? क्यों उसकी तरफ से सरकार पर भू कानून लाने के लिए दबाव नहीं डाला जा रहा है? इस पर समिति के जनरल सेक्रेटरी प्रांजल नौडियाल ने कहा कि वे लगातार इस मोर्चे पर काम कर रहे हैं। आखिरी हमारी जो रैली थी, महारैली थी, वो हमने हरिद्वार में करी थी और उसके बाद हमने भूख हड़ताल का भी जो है ऐलान किया था। हम भूख हड़ताल पर बैठने की हमने कोशिश करी। हमारे जो संयोजक हैं मोहित डिमरी जी के नेतृत्व में हमने शहीद स्मारक पर यह ऐलान किया था कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हमें वहाँ जबरन उठाकर बसों में ठूस कर हमें जो है दूर ले जाकर हमें छोड़ दिया गया, ये सरकार की मंशा को दिखाता है कि वो नहीं चाहते कि इस तरह के आंदोलन को इस प्रदेश में किसी भी प्रकार से जो है पनपने दिया जाए। तो उसके बाद जो है तुरंत ही निकाय चुनाव की घोषणा हो गई थी, प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई थी। इस प्रकार से हम जो है किसी कोई रैली या कोई भी आंदोलन या कोई भी जो है बैठक इस पर नहीं कर पाए। लेकिन इस दौरान जिस प्रकार से हमने देखा कि ऋषिकेश में सारी ताकत जो है वहां पर अपने निर्दलीय प्रत्याशी जो मूल रूप से यहाँ के रहने वाले हैं दिनेश चंद्र मास्टर जी के पीछे झोंकी। देखिए, समिति का स्पष्ट रूप से मानना है, पहले तो हम यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। यूसीसी में जिस तरह के प्रावधान हैं वो इस संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमने नहीं देखा इस प्रदेश में कहीं भी यूसीसी लाने के लिए कोई बड़े आंदोलन चले हों या इस तरह की मांग यहाँ पर करी गई है। हम यहाँ पर बहुत ही गंभीर मांगे कर रहे हैं। मूल निवास 1950 की मांग हो रही है, एक मजबूत भू कानून की मांग हो रही है, लेकिन हमें मिल रहा है यूसीसी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके विरोध में अभी 9 फरवरी को हम एक बड़ी बैठक जो है गुमानीवाला में करने जा रहे हैं और यहाँ से एक शंखनाद होगा जिसे हम स्वाभिमान शंखनाद कह रहे हैं। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे यूसीसी के विरोध में। मूल निवास और भू कानून का जो ऑलरेडी हमारा जो आंदोलन चल रहा है इसमें हम यूसीसी के विरोध को भी जोड़ रहे हैं और तब इसको लेकर हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे।
खैर इस मोर्चे पर आगे क्या होता है वो तो आने वाले दिनों में दिख ही जाएगा, लेकिन अब मैं उन लोगों के सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं कि भारत के नागरिकों को कहीं पर भी रहने का अधिकार है, तो उन्हें क्यों उत्तराखंड में जमीन खरीदने से रोका जा रहा है, क्यों उनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो जवाब जान लीजिए। उत्तराखंड में बाहरियों के जमीन खरीद पर रोक लगाना इसलिए जरूरी है ताकि इस हिमालयी राज्य की बुनियादी ढांचा बचा रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड ऐसा कर रहा है, देश के जितने भी हिमालयी राज्य हैं वहां पर बाहरी जमीन नहीं खरीद सकते। ये नियम खुद सरकारों ने बनाए हुए हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही एक ऐसा हिमालयी राज्य है जहां लोगों को इन नियमों को लागू करने के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ रहा है। खैर बाहरियों पर रोक की जरूरत क्यों, तो इसका जवाब हिमाचल और उत्तराखंड के गठन के दौरान हुई घटनाओं से भी मिल जाता है। 1971 में हिमाचल राज्य बनने के महज 1 साल के भीतर यहाँ जमीन खरीदने वालों का तांता लग गया। औने पौने दाम में जमीनें बिकने लगी और कुछ इसी तरह जब 2000 में उत्तराखंड बना तो यही हाल यहाँ भी हुए। दोनों ही हिमालयी राज्य थे और यहाँ जमीन खरीदने पर रोक लगाना इसलिए जरूरी था ताकि पूरा प्रदेश बिक ना जाए। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री यशवंत परमार ने राज्य मिलने के महज 1 साल बाद ऐसा नियम लाया कि आज तक भी कोई बाहरी हिमाचल में जमीन आसानी से नहीं खरीद सकता। सिर्फ यही नहीं, यहाँ की कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसमें बीजेपी और कांग्रेस भी शामिल है इस नियम को बदलने की हिमाकत भी नहीं कर पाती है। ये नियम इसलिए लाया गया ताकि यहाँ के लोगों की हितों की रक्षा की जाए। पैसे लेकर आए बाहरी लोग यहाँ के लोगों की जमीन आसानी से खरीद तो लेंगे, लेकिन फिर इन मूल निवासियों का क्या होगा जिनके पास उनकी जमीन के अलावा कोई और साधन है ही नहीं। आखिर में उन्हें मजबूरन अपने ही खेतों में मजबूर बनना पड़ेगा। पहाड़ी राज्यों का मूल निवासी मजदूर ना बन जाए इसलिए इन्हें संरक्षित किया गया है। इन राज्यों की सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों की सुरक्षा के लिए भी इन विशेष प्रावधानों की जरूरत महसूस होती है। लेकिन इन विशेष प्रावधानों का मतलब ये कतई नहीं है कि ये राज्य बाहरियों से नफरत करते हैं या फिर उन्हें लुटेरा समझते हैं। नहीं, ये विशेष नियम इसलिए जरूरी है ताकि यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इंसान हिमालय की प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना कर पाए और जब हिमालय सुरक्षित रहेंगे तो मूल निवासी हो या बाहरी सभी सुरक्षित रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि बाहरी जमीन नहीं खरीद सकते, विशेष प्रावधानों के लिए जमीन ली जा सकती है। बस आपको नियमों का पालन करके उस जमीन का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि ना आपको और ना ही यहाँ के मूल निवासियों को किसी भी तरह की दिक्कत हो। खैर भू कानून पर धामी सरकार अगले बजट सत्र में भू कानून लेकर आती है या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप भू कानून की शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक बात जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में हमने भू कानून की हर एक कड़ी को विस्तार से समझाया है। जरूर देखिएगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।